हमारे आज के रैली के मुख्य वक्ता केंद्रीय सड़क राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी नागपुर से हमको संबोधित करेंगे। उनके साथ वहां पर हमारे अपने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, हमारे बीच में हम सबके नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सड़क एवं भूतल राजमार्ग जहाजरानी मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी आ चुके हैं। उनका जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी सरकार 2 के इस गौरवशाली 1 साल में इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। यह साल समृद्धशाली भारत बनने के लिए, विकासशील भारत बनने के लिए और विचार के लिए प्रतिबद्ध भारत बनने के लिए जाना जाएगा। इस साल में ढेरों उपलब्धियां हुई हैं। धारा 370, राम जन्मभूमि, गरीब कल्याण योजनाएं, ढेर सारी उपलब्धियां हैं। जिस सपने को देख के हम लोग आगे बढ़े थे, वो सपने इस 1 साल में पूरे हुए हैं। देखे थे जो कभी सपने, वो आज हर धड़कन में है। देखे थे जो सपने, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का सपना अब हर मन में है। अब मैं आमंत्रित करता हूं कार्यक्रम की शुरुआत के लिए दीप प्रज्वलन महापुरुषों के चित्र पर पुष्पांजलि के लिए श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय प्रभात जी को आए और दीप प्रज्वलन करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात्यो द्योः शान्तिर्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शांति योगदयाः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामः शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। भारतीय जनता पार्टी, जोरदार जयकारा पूरे मध्य प्रदेश में गुंजाए, नागपुर तक हमारी आवाज आ जाए। बोलो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। नागपुर में आज के इस हमारी वर्चुअल रैली के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता माननीय नितिन गडकरी जी उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि पटका देके हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी उनका स्वागत करें। माननीय प्रहलाद पटेल जी। छह मिनट का डिले जाता है, 6 सेकंड का। तालियां जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। वहां पर नागपुर में उपस्थित है हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी। उनसे अनुरोध है कि वो स्वागत करें। दूसरा हमारा वेन्यू है दिल्ली। दिल्ली में हमारे मंचासीन अतिथि हैं श्री थावरचंद जी गहलोत, श्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते, श्री सत्यनारायण जटिया जी और हमारे साथ दिल्ली में जुड़े हुए हैं हमारे प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी
और हमारे केंद्रीय मंत्री मुरैना से सांसद श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। अब मैं भोपाल वापस आता हूं और अनुरोध करता हूं हमारे वर्चुअल रैली टीम के सदस्य श्री नरेंद्र पटेल जी और भोपाल जिले के अध्यक्ष सुमित पचौरी जी से कि आए और हमारे मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। सुमित जी, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे प्रदेश, तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, तालियां तो जोरदार बजते रहनी चाहिए। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय प्रभात झा जी, इस कोरोना काल में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सतत अपने नेतृत्व से सक्रिय रखने वाले और जिनके नेतृत्व में मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि मध्य प्रदेश में 3 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंदों को भोजन पैकेट उपलब्ध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कराए। 25 लाख से ज्यादा परिवारों को सूखा राशन उपलब्ध कराया। ऐसे हमारे युवा अध्यक्ष छतरपुर के सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आए और अपना स्वागत उद्बोधन दें। माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब लोग, हमारा मध्य प्रदेश आज एक नया इतिहास रचने वाला है। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के माध्यम से इस वर्चुअल रैली में, जो मध्य प्रदेश के इस जन संवाद की इस वर्चुअल रैली में हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व जो इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के बादशाह माने जाते हैं, ऐसे नितिन गडकरी जी आज हम सब लोगों को मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक रैली को संबोधित करेंगे। मित्रों, मेरा सभी कार्यकर्ताओं से जो इस रैली में पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 1 साल पूरे होने पर इस रैली को संबोधित करेंगे, आदरणीय नितिन गडकरी जी के लिए जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। आज इस रैली में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हम सबके नेता, यशस्वी मुख्यमंत्री और जिनको केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरा देश संवेदनशील नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, ऐसे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी। दिल्ली से हमारे साथ केंद्रीय मंत्री आदरणीय थावरचंद गहलोत जी, हमारे देश के कृषि मंत्री मुरैना से सांसद आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी। और कैलाश जी के बारे में एक बार जोरदार तालियां इसलिए बजाना है कि वो पश्चिम बंगाल के अंदर रणभेरी में जिस प्रकार से वो लगे हैं, उन्होंने पूरे कमान संभाल करके जो वर्चुअल रैली कल ऐतिहासिक हुई है बंगाल के अंदर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की, तो उसका नेतृत्व भी वहां पर सारी व्यवस्थाओं को संभालने का काम आदरणीय कैलाश जी भाई साहब वहां पर कर रहे थे। हमारी इस रैली के अंदर हमारे बीच राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय प्रभात झा जी उपस्थित हैं। दिल्ली से हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, और आज इस रैली में हमारे बीच उपस्थित हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय सुहास भगत जी। इस रैली में जो मुझे अग्रिम पंक्ति में हमारे सभी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, वरिष्ठ पदाधिकारीगण और मध्य प्रदेश के अंदर कोने कोने में इस वर्चुअल रैली को देख रहे हैं मेरे सभी कार्यकर्ता, नागरिक भाइयों और बहनों, आज हम सब इस रैली में आप सबका मैं स्वागत करता हूं।
इस रैली के अंदर नागपुर से हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हमको संबोधित करेंगे। आदरणीय प्रहलाद पटेल जी वहां पर उपस्थित हैं। मैं आदरणीय प्रहलाद पटेल जी का भी स्वागत करता हूं और हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी आज वहां पर नागपुर में जाकर के इस रैली में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय नितिन जी का हम सब लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने पिछली 30 जून को 1 वर्ष पूरा किया है। 30 मई को 1 वर्ष पूरा किया है। इससे पहले के 5 साल में इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 5 साल हमारी सरकार ने पूरे किए, 6 साल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो पूरे किए हैं, आज हम सब लोग गर्व के साथ कह सकते हैं मित्रों कि इस देश के अंदर एक ऐतिहासिक कार्यकाल माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 6 साल पूरे करके अभी 30 मई को हम सब लोग आज इस रैली के माध्यम से उनकी उपलब्धियों को लेकर माननीय नितिन गडकरी जी के माध्यम से मध्य प्रदेश के कोने कोने में जनता को बताने के लिए आज हमारे नितिन गडकरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर 6 साल से पहले की सत्ता के बारे में भारत की स्थिति को देखने का प्रयास करते तो हमको केवल घोटाले ही दिखते थे। हमको दिखता था कि संपूर्ण देश भ्रष्टाचार में डूब गया है। हमको दिखता था कि पूरे देश के अंदर कहीं भी जाने का प्रयास करते थे तो जनमानस के अंदर गरीब से लेकर के आम नागरिक इस भारत का ये कहता था कि भारत के अंदर दुरावस्था का दौर चला है। लेकिन मित्रों, मुझे कहने में गर्व है कि आज इस संपूर्ण देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता जब प्राप्त की, पहले दिन से उन्होंने तय कर दिया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उन विचारों को जो उन्होंने कहा था कि अंतिम छोर के व्यक्ति के विकास जब होगा तब यह देश परम वैभव पर पहुंचेगा। मित्रों, मुझे बताने में गर्व है कि माननीय नरेंद्र मोदी ने जिस दिन से सत्ता अपने हाथ में नहीं, उसी दिन से उन्होंने तय कर दिया यह सरकार गरीबों की सरकार होगी और देश के अंदर गरीबों के लिए खड़े होकर के सरकार पांव पलक बिछा करके उनके लिए काम करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए आज हम देखने का प्रयास करते हैं कि देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में, देश की अर्थव्यवस्था को बनाने में, गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में केवल माननीय मोदी जी ने पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में यह तय नहीं किया, यह नारा नहीं दिया कि हम गरीबी हटाने का नारा देंगे। उन्होंने तय किया कि गरीबों का जीवन स्तर इस देश के अंदर ऊंचा उठना चाहिए। और मुझे बताने में गर्व है मित्रों इस देश के अंदर कि जिस प्रकार से आज इस हॉल के अंदर मैं माननीय नितिन गडकरी जी को बताना चाहता हूं, हमारे आज इस रैली के अंदर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना से लेकर ऐसी कई योजना के हितग्राही भी रैली में सम्मिलित होकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर हुआ है। पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल में माननीय मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम किए, हम सब लोग जानते हैं कि जो मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम, तो पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल में माननीय मोदी जी ने तय कर दिया कि ये जो 5 साल होंगे और 1 साल के अंदर उन्होंने तय कर दिया कि देश की सुरक्षा, देश का स्वाभिमान, देश के मान और सम्मान के लिए इस भारत के अंदर काम करने की आवश्यकता है। और माननीय प्रधानमंत्री ने मुझे आज इस रैली के अंदर संपूर्ण मध्य प्रदेश को बताने में गर्व इस बात का है कि मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के देश की सुरक्षा के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए ऐसे निर्णय करने का केवल प्रयास नहीं किया, चर्चा नहीं की, इस देश के अंदर जो असंभव था उन बातों को, उन निर्णयों को संभव बनाने का काम भारत की संसद में किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। धारा 370, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनका बलिदान केवल इस बात के लिए हुआ कि ये देश के अंदर 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे।
और उन्होंने बलिदान इस नारे पर दिया। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता इस रैली को जो आज सुन रहे हैं, माननीय नितिन गडकरी जी हमको संबोधित करेंगे। आज वो सारे कार्यकर्ताओं को गर्व इस बात का है कि जिस बात के लिए, जिस नारे के लिए और जिस दुरावस्था के लिए जो उस समय के शासनकाल में उन्होंने उद्योग मंत्री का पद छोड़ करके आंदोलन प्रारंभ जम्मू कश्मीर के अंदर कर दिया था, आज वो सपना इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा हुआ है। सीए कानून बनाकर के उन लोगों को जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हो रहे थे, ऐसी मुस्लिम महिलाएं, उनकी पीड़ा, उनके दर्द को समझने का काम जो ट्रिपल तलाक के कारण से 3 तलाक कहकर के उनके जीवन को समाप्त कर दिया जाता था, उस निर्णय को संसद के अंदर पारित करने का काम किसी ने किया तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इस देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत के अंदर संभव हो सका। मित्रों, इन बातों का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि असंभव को संभव बनाना और चुनौतियों को अवसर में बदलने का नाम ही इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी है। इसलिए कोई भी समस्या जब आई है इस देश के अंदर, उन समस्याओं पर एक प्रतिबद्धता के साथ खड़े होकर माननीय नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक कानून बना करके और इस देश को एक इतिहास रचने का काम 1 साल के इस कार्यकाल में माननीय मोदी जी ने किया, इसके लिए आज 1 साल पूरे होने पर पूरे देश के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का संकल्प जो किसी समय में इस देश के अंदर स्वामी विवेकानंद ने लिया था। उन्होंने कहा था कि इस देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए, इस भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इस भारत को वैभवशाली संपन्न बनाने के लिए मुझे ऐसे भारत का चित्र चाहिए। आज हम सब लोगों को गर्व होता है कि उस नरेंद्र के सपने को, उस विवेकानंद जी के सपने को साकार करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी ने इस 1 वर्ष के कार्यकाल में किया है। आज हमको संबोधित करेंगे आदरणीय नितिन गडकरी जी। मैं बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर और इस मध्य प्रदेश के कोने कोने के अंदर जो चंबल हमारा पहचाना जाता है कि चंबल के अंदर आतंक की इबारत लोग लिखते थे, लेकिन नितिन गडकरी जी आज आपको मैं कहना चाहता हूं कि आपके एक विजनरी व्यक्तित्व के कारण से आपने जो तय किया कि चंबल एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश के अंदर आपने दिया, उसके कारण से चंबल के अंदर अब आतंक की इबारत नहीं, विकास की इबारत मध्य प्रदेश के अंदर लिखी जाएगी। इसलिए आज इस रैली में मैं पूरे मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को, माननीय नितिन गडकरी जी को और हमारे सभी नेताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। चरेवेती जिनका मूल मंत्र है, सेवाई जिनका स्वभाव है, ऐसे हमारे गरीबों के लिए समर्पित, संवेदनशील, यशस्वी मुख्यमंत्री जो 4थी बार जिन्होंने मध्य प्रदेश की शपथ ली, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और जिन्होंने न केवल मध्य प्रदेश की जनता के लिए इस कोरोना काल में, बल्कि मध्य प्रदेश से गुजरने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और दिल्ली के प्रवासी मजदूरों की भोजन और वाहन की व्यवस्था की है, ऐसे हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। माननीय शिवराज जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, पहले अतिथि को भाषण देने प्रदेश में आना पड़ता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी गजब की पार्टी है। माननीय नड्डा जी को मैं बधाई देता हूं। अब आने की जरूरत नहीं है, वर्चुअल रैली वहीं से बैठे वहीं से संबोधित की जा सकती है और उसको संबोधित करने उपस्थित हमारे नेता, बिना पैसे के काम कैसे किया जाता है ये अगर सीखना हो तो उनका नाम है नितिन गडकरी जी। आदरणीय नितिन जी हमारे प्रदेश के भाग्यशाली अध्यक्ष, जब से पांव पड़े तब से कांग्रेस का तो बंटे ढार है। भाई विष्णुदत्त शर्मा जी, आदरणीय थावरचंद गहलोत जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी,
राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीमान प्रभात झा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, संगठन महामंत्री आदरणीय सुहास जी, यहां उपस्थित और केवल यहां नहीं, भाभी गांव गांव में उपस्थित मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबको भोपाल से ही दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। दूसरे कार्यकाल का 1 बरस पूरा हो गया। विस्तार से माननीय नितिन जी बताएंगे, लेकिन लोग जो कहते थे ये हो ही नहीं सकता, लोग तो छोड़िए, भाजपा के कार्यकर्ता ही कहते थे कि वो कश्मीर से धारा 370 तो हट ही नहीं सकती। लोग मजाक उड़ाते थे, बोले राम मंदिर बनेगा थोड़ी, बस भाजपा वाले केवल नारे लगाते रहते हैं। किसी ने सोचा नहीं था, जो लगभग असंभव लगता था, उस असंभव को संभव करके दिखाया है। सही कहा, असंभव को संभव करने का नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, और भारत को भगवान का वरदान है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। काम गिनाएंगे तो घंटों लग जाएंगे। हमको सम्मानी नितिन जी को सुनना है, लेकिन संकट में घबराते नहीं है नरेंद्र मोदी। चुनौती को अवसर में कैसे बदलते हैं, कोरोना के संकट से कैसे निपटा जाए। सारी दुनिया में जब हाहाकार मचा था, ये नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने कोरोना से निपटने की नई राह पूरी दुनिया को दिखाई। सारा देश एकजुट होकर उनके पीछे खड़ा हो गया। कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो, थाली शंख झालर बजाने का मामला पूरा देश बजा रहा था। जनता कर्फ्यू, देश अपने आप बंद हो गया। 9 मिनट तक प्रकाश करो, पूरा देश दिवाली जैसा जगमगा गया। ऐसे नेता जिनके पीछे हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता खड़ी है, और अब उन्होंने मंत्र दिया है, आत्मनिर्भर भारत का मंत्र। कभी किसी ने सोचा था क्या? 1,70,000 करोड़ का गरीब कल्याण पैकेज कोरोना के संकट से निपट। अगर गिनाऊंगा तो नितिन जी का पूरा समय मैं ही खा जाऊंगा, इसलिए लंबी बात नहीं करूंगा। लेकिन हमने तय किया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। एक सरकार ऐसी थी मध्य प्रदेश में जिसने पूरी तरह से मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया था। कहते हुए तकलीफ होती, मन पीड़ा से दर्द से भर जाता है। मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीएट को, वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने बना दिया था। विकास के सारे काम ठप, और तो और मंत्री और विधायक नहीं मिल पाते थे। ठेकेदार अगर है तो ले आओ। बदनाम कर दिए पूरे मध्य प्रदेश को। विकास के काम ठप हो गए, वचन निभाए नहीं गए, वादे पूरे नहीं किए गए। आज सरपंच अगर सुन रहा हो तो उनको मैं कहना चाहता हूं, और तो और पंचायतों के पैसे भी दादा कमलनाथ खा गए। अभी 1555 करोड़ रुपए पंचायतों में भिजवाए। संकट के समय मध्य प्रदेश के किसानों की फसल बीमा योजना के पैसे नहीं दिए पिछले साल के। 2,990 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले, और किसान भाइयों अभी तो ये अंगड़ाई है, 4,500 करोड़ और आने वाले। चिंता मत करो, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है। वो सरकार रोना रोती थी, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि अब
अब तक 26,000 करोड़ रुपया गरीब किसान, माताओं बहनों और बेटे बेटी, भांजे भांजियों के खाते में डाले जा चुके हैं। गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड बन गया। कमलनाथ दादा खरीदते गेहूं क्या? अरे जोर से बताओ, खरीदते क्या? अब तक पंजाब का नाम होता था, नंबर 1 पंजाब रहता है खरीदी में। हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास में पहली बार पंजाब को पछाड़ के मध्य प्रदेश नंबर 1 पर पहुंच गया। और यह भी तब जब दादा कुछ तैयारी करके गई नहीं थे। बाकी कामों से फुर्सत मिलती तो बारदानों की व्यवस्था करते। बारदाने नहीं, खरीदी केंद्रों की व्यवस्था नहीं, दिन और रात सारी व्यवस्थाएं करके। और कैलाश जी, बंगाल में भी बाद में गड़बड़ हो गई। जूट के बारदाने नहीं मिले, बाद में साइक्लोन आ गया। लेकिन गेहूं खरीदी का नया रिकॉर्ड बना। प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ठेले वाले, फल वाले, सब्जी वाले, पान के ठेले, चाय की गुमटी, खोमचे वाले, उनके लिए कहा 10,000 रुपए तक का लोन गारंटी सरकार लेगी, 7% ब्याज केंद्र सरकार भरेगी। धन्य नरेंद्र मोदी जी, आपको धन्यवाद। मध्य प्रदेश में हमने रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया। 7% केंद्र सरकार भरेगी, बाकी बची मध्य प्रदेश सरकार भरेगी, बिना ब्याज के। गारंटी भी सरकार देगी। आज अभी जब मैं इस कार्यक्रम में आया, रोजगार सेतु योजना का शुभारंभ करके आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। प्रदेश के संगठन को, वरिष्ठ नेतृत्व को प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, मजदूर आने लगे, उनको कोई कष्ट ना हो जाए। प्रदेश की सरकार ने बसों की व्यवस्था की, प्रशासन भी लगा, लेकिन चाय, नाश्ता, भोजन, पानी और यहां तक के पांव में, कैलाश जी, आप लोगों ने भी जूते चप्पल पहनाने का काम किया। अध्यक्ष खुद जूते चप्पल पहना रहे थे। अद्भुत सेवा की। लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर बाहर से आए सभी मजदूरों को रोजगार मिले, इसलिए रोजगार सेतु योजना पोर्टल बन गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। वो जो स्किल्ड लेबर है, काम जानते हैं, और वो फैक्ट्री या ठेकेदार जहां काम की जरूरत है, एक पोर्टल पर ले आए। और आज मैं प्रसन्नता के साथ सूचना दे रहा हूं, उनको रोजगार मिलना आज से प्रारंभ हो गया। गांव के लिए हमने योजना बनाई है। जितने स्ट्रीट वेंडर है गरीब, उनको मध्य प्रदेश सरकार 10,000 रुपए की गारंटी भी देगी, ब्याज भर के भी उनको पैसे दिलवाएगी, ताकि उनका काम धंधा शुरू हो सके। माताओं बहनों के खाते में पैसे। संबल योजना फिर शुरू हो गई। अब योजनाओं के नाम गिराऊंगा तो देर हो जाएगी, हमको नितिन जी को सुनना है। लेकिन एक भ्रष्ट सरकार चली गई, गिराई कांग्रेस ने, क्योंकि सरकार थोड़ी चला रहे थे, वादे नहीं निभा रहे थे, वचन पूरे नहीं कर रहे थे। और जब ज्योतिरादित्य जी ने ध्यान दिलाया कि वादे निभाओ, नहीं तो हमको सड़क में उतरना पड़ेगा, तो क्या सड़क पे उतर जाओ। तो सड़क पे ही आ गई सरकार। विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे। प्रदेश की भी वर्चुअल रैली होगी। आज तो दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के नितिन जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हम सब उनको सुनना चाहते हैं। और इस संकल्प के साथ कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करेंगे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय शिवराज जी। प्रयोगधर्मी, विकासवादी और विजनरी नेता, हिंदुस्तान की सड़कें और जल जिनकी विकास की कहानी कह रहा है, ऐसे हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय सड़क मार्ग परिवहन, जल संसाधन, गंगा संरक्षण
के मंत्री और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन गडकरी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, इस आशा और विश्वास के साथ कि आज तो हम इनको नागपुर से वर्चुअल रैली से सुन रहे हैं, लेकिन जल्दी ही हम कार्यकर्ताओं को ये आकर मध्य प्रदेश में इनको हमें सुनने का सौभाग्य मिलेगा। मैं आमंत्रित करता हूं बड़े आदर और सम्मान के साथ नागपुर से माननीय नितिन गडकरी जी। नागपुर से माननीय नितिन गडकरी जी। नमस्कार। हमारे पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी, मध्य प्रदेश की तस्वीर भविष्य जिन्होंने बदला भी है और मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य बनाने का संकल्प किया है, ऐसे हमारे जननेता आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहकारी आदरणीय थावरचंद जी, नरेंद्र सिंह जी, प्रहलाद जी, फग्गन सिंह जी, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष प्रभात जी, हमारे दूसरे उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश के प्रभारी विनय जी, विशेष रूप से बंगाल में बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में संघ जनता पार्टी की बहुत अच्छी प्रगति और विकास किया है, ऐसे हमारे पार्टी के अखिल भारतीय महामंत्री आदरणीय कैलाश जी, पूर्व अध्यक्ष जटिया जी, आदरणीय हेमंत जी और सभी तमाम कार्यकर्ता भाई और बहनों, और मेरा आवाज जो लाखों करोड़ों लोग मध्य प्रदेश के सुन रहे हैं, वो तमाम मेरे भाई और बहनों, देखिए आज हम लोग भोपाल में बड़े रैली करके आपसे मिलने का सौभाग्य आज हमें नहीं मिला, पर टेक्नोलॉजी इतनी बदली है कि आज मैं नागपुर में हूं, प्रहलाद जी और हेमंत जी मेरे साथ बैठे हैं, दिल्ली में भी हमारे नरेंद्र जी, थावरचंद जी, विनय जी वहां बैठे हुए हैं और बाकी सब नेता। आज एक समय हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के कारण हमारे बीच में संवाद प्रस्थापित हुआ है। टेक्नोलॉजी ये भविष्य है। ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस, इसी को हम नॉलेज कहते हैं, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, यही हमारे देश का भविष्य है। और इस देश में इस टेक्नोलॉजी को जगाने का काम, अगर सही मायने में अगर ये ई गवर्नेंस की बात, ये टेक्नोलॉजी की बात, इनोवेशन की बात, रिसर्च की बात, स्टैंडअप की बात, स्टार्टअप की बात, ये 21वीं सदी के नए हिंदुस्तान के निर्माण करने की बात केवल कही नहीं है, तो टेक्नोलॉजी जमीन पर लाकर सिद्ध करके दिखाई अगर किसी ने है तो उस व्यक्ति का नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। यह मैं बड़े अभिमान के साथ कह सकता हूं। बहनों और भाइयों, आज टेक्नोलॉजी के कारण आपके और हमारे बीच में इतनी दूरी से संवाद हो रहा है। अगर 5-7 साल पहले कोई ये कल्पना करता तो लोग हंसते, ये कैसे संभव होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होने के पूर्व हम जनसंघ के कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, इन सब लोगों ने हमको, हमारे विचारों को, हमारे राष्ट्र के निर्माण का एक जीवन दृष्टिकोण दिया है। हजारों कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन को समर्पित किया है। आज तो पूरे देश में हमें सत्ता मिली है, पर जब सत्ता कोसों मील दूर थी, सत्ता पर जाने का हमें कोई अवसर भी नहीं दिखता था, तब कठिन परिस्थिति में जनसंघ के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के रूप में अपने कार्यकर्ताओं ने पीढ़ियों से पीढ़ियां देश के लिए, पार्टी के लिए समर्पित की है। अनेक परिवार बर्बाद हुए,
जेल में, मिसा में अनेक सालों तक हमारे कार्यकर्ता बंद रहे हैं, पर उस संघर्षशील स्थिति में भी उन्होंने अपनी विचारधारा को कभी नहीं छोड़ा। वो विचारधारा हमारी प्रेरणा थी, और वो प्रेरणा यही थी कि हमारे मातृभूमि को, हमारे देश को हम सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाएंगे। हमारे इस देश को दुनिया की महाशक्ति बनाएंगे। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके सही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो हमें सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में दिया था, वो सामाजिक आर्थिक चिंतन हमारी प्रेरणा रहा है। इस समाज के आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को भगवान के रूप में हम मानेंगे और अपने जीवन को समर्पित करके उसकी लगातार सेवा करते रहेंगे। और जिस दिन उस दरिद्र नारायण को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन हमारी जीवन निष्ठा है, हमारा जीवन निर्धार है, और यही हमारी उद्दिष्ट भी है। और आज इस विचारधारा के साथ आपको याद करना होगा कि 1947 के बाद और 1947 के पहले देश की क्या स्थिति थी। 1947 के पहले हमारा देश अंग्रेजों के गुलामगिरी में था। हमारे देशभक्त, स्वातंत्र वीर, स्वातंत्र सैनिक और देश के लिए नौछार करने वाले राष्ट्र नेताओं ने अपने जीवन को नौछार करके हमको स्वाधीनता दिलाई। स्वाधीनता तो मिली, पर स्वाधीनता के साथ, स्वतंत्रता के साथ सुशासन कैसे आएगा, यह चिंता थी। आधुनिक भारत का निर्माण कैसे होगा, यह चिंता थी। दुनिया की ताकत, महाशक्ति हमारा देश कैसे बने, यह हमारी चिंता थी। बहनों और भाइयों, कांग्रेस को बहुत बड़ा मौका मिला। करीब आज 47 के बाद आज जो कम से कम 70 साल का यह इतिहास है, इसमें देश की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास रखा। कांग्रेस ने लगातार नई नई घोषणाएं की। गरीबी हटाओ का नारा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक इस देश को अनेक वादे किए गए। कभी 20 कलमी, कभी 40 कलमी, कभी 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा हुई। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, पर ध्यान में आया कि कुछ फर्क नहीं पड़ा। परिस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, तो पहली बार एनडीए के शासन कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश के विकास की एक दिशा दी। अटल जी ने अपने कार्यकाल में इस देश को सुखी, समृद्ध और संपन्न और शक्तिशाली बनाने की नीतियां बनाई। अटल जी के बाद, काफी दिनों के बाद, भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत के भरोसे पूरी मेजॉरिटी मिली और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किए थे, जो प्रतिकूल परिस्थिति में जो त्याग, तपस्या और बलिदान का परिचय दिया था, जिन्होंने अपने जीवन की बाजी लगाकर अपने विचारधारा के लिए, अपने संगठन के लिए अपनी जान पूरी तरह से जोखिम में डालकर समर्पित की थी, उन लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के बलिदान के कारण, उनके निष्पृह, निस्वार्थी, समर्पित भाव से जो कार्य उन्होंने किया, उसी का परिणाम था कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। बहनों और भाइयों, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल हमारे सरकार ने जो कार्य किया है, अगर उसकी तुलना करनी है तो मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस के शासनकाल में, जो शासनकाल कांग्रेस को मिला, जो कम से कम 55-60 साल का समय मिला,
कांग्रेस जो 55 साल में नहीं कर सकी, वो मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल के अंदर हमने करके दिखाया। यही हमारे सरकार का सबसे बड़ा काम है। 1947 के बाद हमारे देश में 3 विचारों के आधार पर राजनीतिक पार्टियां काम कर रही थी। एक था समाजवाद, दूसरी विचारधारा थी साम्यवाद और तीसरी विचारधारा थी पूंजीवाद। आप जरा इस प्रकार से इस देश का जरूर अध्ययन करिए और तभी हमको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का इस देश के लिए क्या योगदान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर एक रशिया का इन्फ्लुएंस था। एक रशियन मॉडल जो कम्युनिज्म की विचारधारा से संबंधित था, उसका प्रभाव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के चिंतन पर था। गांधी जी कहते थे कि हमारा देश गांवों में बसा है, गांव सुखी समृद्ध संपन्न होने चाहिए, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय रशियन मॉडल को, इकोनॉमिक मॉडल को चुना। सभी काम सरकार ने शुरू किए, रेलवे से लेकर हवाई जहाज तक, टेलीफोन से लेकर रेलवे इंजन तक, स्टील इंडस्ट्री से लेकर मोबाइल फोन तक, सब काम सरकार। आपको पता है कि 1947 के बाद ये 55 साल के इतिहास में कांग्रेस ने जो नीतियां अपनाई थी, जो आर्थिक नीति स्वीकार की थी, उस नीति के आधार देश की प्रगति और विकास नहीं हो सका। कांग्रेस की विचारधारा पूरी तरह से विफल हुई और इसलिए आज समाजवादी भी कहीं दिखते नहीं और साम्यवादी कहने वाले चीन और रशिया की हालत तो ऐसी बनी है कि केवल लाल झंडा बाकी है, पर कोई कम्युनिस्ट अब दिखता नहीं। आपको पता होगा कि चीन में जो मंगोलियन वंश के लोग थे, जो काफी धनवान थे, उन्होंने चीन में जब से लिबरल इकोनॉमिक थिंकिंग आई तो बड़े प्रमाण पर उन्होंने चाइना में इन्वेस्टमेंट लाई, शंघाई में इन्वेस्टमेंट लाई और आज चाइना ने एक कैपिटलिज्म, पूंजीवाद को स्वीकार किया। अमेरिकन साम्राज्यवादी विचार के आधार पर उनके देश के प्रगति और विकास की नींव उन्होंने रखी। चाइना को इसमें यश मिला, पर उन्होंने साम्यवादी विचारधारा को छोड़ दिया। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, जो एक समय हमारे यहां स्वतंत्र पार्टी जिसका समर्थन कर रही थी, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी दुनिया में फेल हो गई। आज दुनिया में जो आर्थिक रचना हो रही है, उस आर्थिक रचना में साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद तीनों मॉडल पूरी तरह से समाप्त हुए हैं। आज उसका रिलीवेंस नहीं रहा है। पर भारतीय जनसंघ के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें जो सामाजिक आर्थिक चिंतन दिया था, जिसके आधार पर गरीब को केंद्र बिंदु मानकर गांव, गरीब, मजदूर, किसान की प्रगति कैसे हो, हर गरीब व्यक्ति को रहने के लिए मकान कैसे मिले, रोटी कैसे मिले, हर जवान व्यक्ति को उसके हाथों को काम कैसे मिले, हर गरीब परिवार को अपने खुद का मकान कैसे मिले और हमारे किसान जो गांव में बसे हैं, उनके माल को सही कीमत कैसे मिले और रोजगार के लिए शहर में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो गांव समृद्ध बने, संपन्न बने और गांव में उसको रोजगार मिले और एक तरफ ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इसका सबका उपयोग हो और हमारा देश दुनिया की महाशक्ति बने, यही सोचकर हमने काम किया। हमने आधुनिक विचारधारा को भी स्वीकार किया। अंग्रेजी में 2 शब्द है, एक है मॉडर्नाइजेशन और दूसरा शब्द है वेस्टर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का अर्थ है आधुनिकरण और वेस्टर्नाइजेशन का अर्थ है पाश्चात्यीकरण। बहनों और भाइयों, हमारे विचारधारा में हमने आधुनिकरण को स्वीकार किया, टेक्नोलॉजी को स्वीकार किया और साइंस टेक्नोलॉजी ये कितना बड़ा चमत्कार कर सकती है
और उसके आधार पर हमको देश को कैसे सुरक्षित करना है, इसका गंभीरता से हमने योजना बनाकर उसका अमल भी किया। आज हमारा देश एक तरफ टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है, ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान का उपयोग कर रहा है, स्टार्टअप, स्टैंड अप, इनोवेशन, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर 21वीं सदी का, सब बातें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक तरफ हो रही है, तो दूसरी ओर शिक्षा के माध्यम से इतिहास, संस्कृति, विरासत के आधार पर मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, मूल्याधिष्ठित परिवार पद्धति, इसका आधार लेकर हम किस प्रकार से हमारे समाज को संपन्न बनाएंगे। केवल हम भौतिकवाद के आधार पर केवल सुखी और समृद्ध नहीं बनेंगे, तो हमारी आध्यात्मिक आस्था, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, इसके आधार पर हम विश्व का कल्याण कर सकते हैं। यह विचार भी हमने दिया। मुझे याद है कि शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी का भाषण हमारे लिए एक विचारधारा के रूप में है। उन्होंने वहां कहा था कि मैं यह कहने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि सभी लोगों के भाषण हुए, अलग अलग धर्म के लोगों के। जब विवेकानंद जी का अवसर आया तब उन्होंने कहा कि मैं यह कहने के लिए नहीं आया हूं कि मेरा भगवान श्रेष्ठ है या मेरा धर्म श्रेष्ठ है। मैं यह कहने के लिए आया हूं कि आप जिस पर आस्था रखते, जो भी आपका धर्म हो, आपका भगवान हो, वो श्रेष्ठ है। हमारे संस्कृत में एक सुभाषित था, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। और यही विवेकानंद जी ने यही कहा, और आगे यह कहा कि मैं यही प्रार्थना करता हूं कि केवल मेरे धर्म के लोगों का कल्याण हो, ऐसा नहीं, तो पूरे मानव जाति का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। यह भाव उन्होंने हमारे संस्कृति, इतिहास और विरासत के आधार पर जिस धार्मिक मूल्यों को हम मानते हैं, वही बात विवेकानंद जी ने पूरे विश्व के सामने रखी। और आज विवेकानंद जी की विचारधारा पूरे दुनिया के लिए एक आदर्श के रूप में लोगों ने उसको स्वीकार किया। बहनों और भाइयों, एक तरफ हमारी जीवन पद्धति, हमारी परिवार पद्धति, हमारे संस्कार, हमारी शिक्षा पद्धति, और दूसरी ओर कंप्यूटर से लेकर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आज दुनिया में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, पूरे वर्ल्ड में अगर डोमिनेशन किसी का है तो भारतीय इंजीनियर्स का है। वर्ल्ड में ये रेपुटेशन हमारे इंजीनियर्स ने पैदा किया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर दुनिया में किसी भी देश में अगर किसी कंपनी को लेना है तो भारतीय युवा का नाम जब सामने आता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। यह हमने सिद्ध करके दिखाया। मैं जापान में गया था, जापान के प्रधानमंत्री जी ने मुझे पूछा था कि आपके देश में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है वो इतने होशियार है। समझ में नहीं आता कि क्या उनके दिमाग में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या। हमारे आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पूरे दुनिया में डोमिनेट कर रहे हैं। पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, अमेरिका में 10 डॉक्टर अगर अच्छे होंगे तो 4 डॉक्टर भारतीय है। आप यूके में जाइए, अमेरिका में जाइए, पूरे विश्व में हमारे डॉक्टर को एक रिकॉग्निशन है, एक रिस्पेक्ट है। हमने हमारे विशेष रूप से शिक्षा पद्धति के द्वारा जो संस्कार करके जो पीढ़ी बनाई है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। पूरे विश्व में आज किसी भी देश में जाइए, हमारा जो भारतीय समाज है, कोई भोपाल से, कोई ग्वालियर से, कोई नागपुर से, कोई मुंबई से, कोई कलकत्ता से, कोई चेन्नई से, सब लोगों ने वहां जाकर अपना एक आदर्श स्थान प्रस्थापित किया है। बहनों और भाइयों, ऐसे देश की प्रगति और विकास का मॉडल यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी है। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, यह हमारी आस्था नहीं, हमारा जीवन है। हम 2-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, यह हमारा संस्कार है। हम इस राष्ट्र के लिए समर्पित करेंगे अपने जीवन को, और इस राष्ट्र को हम इस प्रकार से सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाएंगे कि कोई टेढ़ी नजर से हमारे देश की तरफ ना देख सके। पहली बार माओवादी नक्सलवाद हो
या आतंकवादी हो, इनका खात्मा करने का काम, हिम्मत के साथ इनको समाप्त करने का काम किसी सरकार ने किया तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने यह करके दिखाया। पहले यह नहीं होता था, आतंकवादियों का तुष्टीकरण होता था। आपको पता है कि बटाला हाउस में जो कांड हुआ था, उस समय जो आतंकवादियों को मारा गया था, उनको सांत्वना देने के लिए कांग्रेस के नेता उनके घर में गए, पर आतंकवादियों से लड़ते समय जो पुलिस इंस्पेक्टर शहीद हुआ, उसके घर में कोई नहीं गए। इस प्रकार की स्थिति थी। आतंकवादियों का तुष्टीकरण वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए होता था, पर आज देश की अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमारी सीमाएं सुरक्षित है, हम विस्तारवादी नहीं है। हमारे छोटे छोटे देश हमारे देशों के बाजू में रहती है, जो हमारे विदेश नीति की यशस्विता है कि श्रीलंका हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, हमने कभी यह नहीं सोचा कि उनकी भूमि हम कैसे कब्जे में लिए। हमारी विस्तारवादी भूमिका नहीं है, तो हम सब साथ मिलकर काम करेंगे, हम आगे जाएंगे, यही भूमिका हमने रखी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जो विदेश नीति हमको दी, उसी के आधार पर हमारे सभी राष्ट्रों के साथ अच्छे संबंध है। हम ना किसी के ऊपर अन्याय करेंगे, ना अत्याचार करेंगे, ना किसी की भूमि को हम अतिक्रमित करने की कोशिश करेंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज पूरे विश्व में भारत के सामर्थ्य की, भारत के नेतृत्व की प्रशंसा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड रिस्पेक्टफुल लीडर ऑफ द वर्ल्ड, ये आज भाव पैदा हुआ है। अमेरिकन प्रेसिडेंट से लेकर मोदी जी के जिस प्रकार से पूरे विश्व में स्वागत हुआ और जिस प्रकार से भारत को रिकॉग्नाइज किया गया, रिस्पेक्ट दिया गया, यही 5 साल में हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहनों और भाइयों, आज हमारी ताकत, हमारा लोहा पूरी दुनिया स्वीकार करती है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन के साथ हमारी इंडस्ट्री, हमारे उद्योग आगे जा रहे हैं और स्वाभाविक रूप से 5 साल में हमने जो श्रेष्ठ भारत की कल्पना की थी, जो हमारी संकल्पना थी, उसके आधार पर हमने योजना बनाई। पर योजना केवल किताबों में रखी नहीं, एप्रोप्रिएट विजन, भविष्य की योजना हमने तैयार करके उसके ऊपर अमल करके दिखाया कि 21वीं सदी में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हमको करना है। तो यह आत्मनिर्भर भारत कैसा होगा, उस भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, उस भारत के पोर्ट कैसे होंगे, उस भारत की रेलवे कैसे होगी, उस भारत के जलमार्ग कैसे होंगे, उस भारत में हमारे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, हमारे किसान कैसे होंगे, उस भारत में हमारे गांव कैसे होंगे, उस भारत में हमारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे होगी, उस भारत में पावर कैसे होगी, एक एक चीज की योजना हमने तैयार की। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सब बातों में योजना बनाई। मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो नदी जोड़ प्रकल्पों के लिए 16 प्रकल्पों के डीपीआर पूरे किए। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि हम नदी जोड़ प्रकल्प करेंगे, उन्होंने नींव रखी और हमने उस पर डीपीआर बनाकर हमारा केन बेतवा जैसी योजना है, उसको पानी हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में कैसे जाएगा, इसकी योजना बनाई। मेरा विश्वास है कि नजीक के काल में यह सब योजना बनाकर हमारे देश के किसानों के लिए सिंचाई का परसेंटेज बढ़ाएंगे। पानी अगर होगा, सिंचाई अगर होगी तो गांव का विकास होगा। और इसीलिए आज हम बड़े प्रमाण पर कई छोटे डैम, बड़े डैम, तालाब, तो कहीं कहीं हम लोग जल संवर्धन का काम कर रहे हैं। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। हम पानी का जल संवर्धन कैसे करें। और आज मुझे विश्वास है कि मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो 1970 से 9 प्रोजेक्ट अटके हुए थे, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सब जगह झगड़े थे, कोई आके बात ही नहीं करता था।
हमने 9 में से 7 प्रोजेक्ट पूरी तरह सुलझाए। पाकिस्तान और भारत की निर्मित होने के बाद 3 नदियां भारत को मिली, 3 नदियां पाकिस्तान को मिली, पर 3 नदियों में हमारे अधिकार का पानी था, बहकर पाकिस्तान जा रहा था, पर हमारे स्टेट एक दूसरे में उनमें यूनैनिमिटी नहीं बन रही थी, एक मत नहीं बन रहा था, विवाद बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान को फायदा हो रहा था। हमने निर्णय किया, मोदी जी ने मुझे आग्रह से कहा कि किसी भी हालत में यह मसला जो है इसको आप किसी प्रकार से सुलझाओ, और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान सब मुख्यमंत्रियों को मैंने बुलाया और मुझे इस बात की खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 प्रोजेक्ट अटके हुए थे उसमें से 7 प्रोजेक्ट शुरू हुए, उसका काम भी शुरू हुआ। जो हमारे नदियों का पानी पाकिस्तान में जा रहा था, अब वो पानी रोकने में हम कामयाब होंगे और वो पानी राजस्थान को मिलेगा, हरियाणा को मिलेगा और पंजाब को मिलेगा। निर्णय नहीं होते थे, पुराने समय में निर्णय न करना यही सरकार की नीति थी। और इसलिए बहनों और भाइयों, राष्ट्रवाद के आधार पर सभी दृष्टि से हमारा राष्ट्र संपन्न कैसे होगा, यह अगर हमको करना है तो गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट इसकी जरूरत थी। सुशासन और विकास, और सुशासन और विकास करने के साथ हमको टेक्नोलॉजी यानी ई गवर्नेंस की आवश्यकता थी। टेक्नोलॉजी के सिवा सुशासन नहीं आ सकता, विकास नहीं हो सकता, और इसलिए सुशासन, विकास, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस, ये सूत्र हमने स्वीकार किया। और आज आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी बदली है, कितने बड़े प्रमाण पर हमने चेंजेस किए। प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट खुले, एक समय दिल्ली से पैसे सबके अकाउंट में डालने का काम हमने किया, यह चमत्कार है। अभी ड्राइविंग लाइसेंस आपको हाथ में लेकर जाने की जरूरत नहीं है, आप आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके कागज, इंश्योरेंस के, गाड़ी के एक वॉल्ट में रखे और मोबाइल फोन पर उसका कनेक्शन है। अगर कोई पुलिस वाला रोकता है तो तुरंत मोबाइल फोन से अपने डॉक्यूमेंट उसको दिखा दो, आगे जाओ। ड्राइविंग लाइसेंस 30% लाइसेंस बोगस बनते थे, एक आदमी 4 जगह लाइसेंस लेता है, अब पूरे ई गवर्नेंस के साथ ड्राइविंग लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन हुआ है। बहनों और भाइयों, टेक्नोलॉजी इतनी बदली है कि अब किसी भी चीज का मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं, और यह सब करते समय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने ध्यान रखा है कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक से पिछड़े हुए हैं, वो अंत्योदय का सामाजिक आर्थिक चिंतन हमारा उद्देश्य होगा। 1 करोड़ लोग इस देश में साइकिल रिक्शा चलाते थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि आदमी आदमी को खींचता, इस रिक्शा में मैं नहीं बैठना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता, यह आदमी का शोषण है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि जिस दिन यह साइकिल रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति को सही में इससे मुक्ति मिलेगी, वो देश के इतिहास का सुनहरा दिन होगा। बहनों और भाइयों, हमारी सरकार ने कानून लाया, मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा लाया, आदमी आदमी को खींचने का काम करता था और खुद को प्रगतिशील, पुरोगामी, दलितों के हितैषी कहने वाले कांग्रेस पार्टी ने कभी यह काम नहीं किया। जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आया तो 1 करोड़ लोग साइकिल रिक्शा चलाते थे, आदमी आदमी को ढोने का काम करता था, जिसमें 70% आबादी अल्पसंख्यक समाज की और दलित समाज की थी। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश में 60 लाख लोगों को मुक्ति मिली है। अब वो मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा चलाते हैं। अब केवल पुरुष नहीं, महिलाएं भी ई रिक्शा चलाने लगी। ये हमने चमत्कार करके दिखाया। कितने बड़े सामाजिक शोषण से उनको मुक्ति दिलाई, और यही अपेक्षा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने मकान बनाए, कितने बड़े प्रमाण में मकान बनाए गए। मुझे तो याद है कि शिवराज जी ने, चाहे हेयर कटिंग सैलून करने में काम करने वाला हो, चाहे लकड़ी का काम करने वाला हो, चाहे लोहे का काम करने वाला हो, छोटी छोटी योजनाएं करके समाज के दलित, पीड़ित, शोषित, जो बिल्कुल छोटे छोटे लोग थे, उनके लिए योजनाएं बनाई। मैं बार बार इसकी प्रशंसा करता था कि समाज के ये जो शोषित पीड़ित लोग हैं, इनकी आवाज दिल्ली तक नहीं आती,
पर उन लोगों को सम्मान से जीने का मार्ग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते शिवराज जी ने दिखाया और वो एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। आज मुझे विश्वास है कि देश बहुत आगे निकल रहा है। आज हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, बुलेट ट्रेन, मेट्रो डेवलप हो रही है। एक्सप्रेस हाईवे इस देश में नहीं था। मुझे याद है, मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो पहला एक्सप्रेस हाईवे मुंबई पुणे बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। बहनों और भाइयों, अब हम 22 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे। 22 दिल्ली से मुंबई 1 लाख करोड़ का एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है और इस हाईवे का फायदा मध्य प्रदेश को भी मिल रहा है। यह हाईवे सोना से शुरू होगा, हरियाणा में गुड़गांव के बाजू से, सवाई माधोपुर, अलवर, और वहां से निकलकर झाबुआ, रतलाम, मध्य प्रदेश से आगे वडोदरा से मुंबई तक जाएगा। 220 किलोमीटर डिस्टेंस कम करेगा। और यह हाईवे की रचना ऐसी की है कि जो वनवासी क्षेत्र और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, राजस्थान का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, गुजरात का और महाराष्ट्र का, उससे हाईवे जा रहा है। यह हाईवे रही है, यह आदिवासी, वनवासी और पिछड़े हुए क्षेत्र के विकास का महामार्ग है। और इसमें से 62 में से 32 पैकेजेस पूरे हुए, अवार्ड हो गए। और आज से 3 साल के अंदर मुंबई से दिल्ली वाया मध्य प्रदेश, झाबुआ, रतलाम केवल 12 घंटे में हम गाड़ी में बैठकर जा सकेंगे और 28 घंटे में ट्रक जा सकेगा। ऐसा 12 लेन सीमेंट कंक्रीट का एक्सिस कंट्रोल रोड हम बना रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते। मानस सरोवर जाने के लिए हमने रोड बना लिया है। अब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से हमारा रोड चाइना बॉर्डर और नेपाल के बॉर्डर से -8 डिग्री में हमारे जवानों ने बीआरओ के काम किया। अब मेरी जाने की हिम्मत नहीं होती वहां देखने के लिए, उस स्थिति में काम किया। अब पूरी तरफ काम हो गया है, अब रोड बनना शुरू है और मुझे लगता है 6 महीने के अंदर इस उत्तराखंड से हम लोग मानस सरोवर देखने के लिए जाएंगे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 धाम का हम काम जोरों से कर रहे हैं। कितना बड़ा हादसा हुआ था, कितने लोग मरे थे। अब बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा 6 महीने नहीं, ऑल सीजन कभी भी हो सकेगी, कभी भी आप जा सकोगे। 6-7 महीने के अंदर यह काम हम पूरा कर रहे हैं। अब बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाना और वहां भगवान का दर्शन करना आसान हो गया। किसने कल्पना की थी? एक के तरफ एक ऐसे अनेक निर्णय हमारी सरकार ने किए हैं। बहनों और भाइयों, हमारे किसानों के लिए एमएसपी आज दे रहे हैं। हम लोग गेहूं खरीदी कर रहे, चावल खरीदी कर रहे, और स्वाभाविक रूप से हमने तिलहन भी, खजूरी खरीदी की है। आपको पता नहीं होगा कि सरकार को कितना बोझा आया। नरेंद्र तोमर जी हमारे कृषि मंत्री है, परसों कैबिनेट नोट आई थी, फिर हमने भाव बढ़ा कर दिए। आप मुझे बताइए, ये सब करने के साथ आज इंटरनेशनल मार्केट में जो भाव की कीमत है हमारी कृषि उपज की, जो हमारे भारतीय मार्केट में है, उससे ज्यादा कीमत हमने किसानों को दी और किसानों के पीछे पूरे ताकत के साथ खड़े रहे ताकि किसान संकट में ना रहे। एक बात बताने के लिए भूल गया, शिवराज जी जब मुख्यमंत्री बने अभी फिर से, तो चंबल का हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे बनाने की बात उन्होंने की। नरेंद्र तोमर जी मुझे बार बार आके मीटिंग कराई, उन्होंने आग्रह से कहा कि मेरे क्षेत्र में यह विकास का मार्ग बन सकता है। शिवराज जी, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप लैंड एक्विजिशन का काम पूरा करो। अगर आपने पूरी सरकारी 80% लैंड है, अगर ये लैंड का काम अगर आपने पूरा किया तो 3 महीने के अंदर ये काम पूरा करो। इसके भूमि विभाजन के लिए प्रधानमंत्री को बुलाकर इस हाईवे के कार्य का हम शुभारंभ करेंगे, ये आपको वचन देता हूं। पर यह केवल हाईवे ना बने, हाईवे के बाजू में सरकारी जगह है, वहां इंडस्ट्रियल क्लस्टर, फूड क्लस्टर, अलग अलग प्रकार के क्लस्टर बनाकर चंबल के क्षेत्र में एक समय डकैती के लिए चंबल का एरिया प्रसिद्ध था। पर आज मैं आपको विश्वास देता हूं, शिवराज जी, नरेंद्र सिंह जी, इनके मार्गदर्शन में इस रोड के दोनों बाजू में हम उद्योग खोलेंगे और ये पिछड़े हुए क्षेत्र में जो हमारे नौजवान हैं, वो लाखों नौजवानों के हाथों को शिवराज जी और नरेंद्र जी के नेतृत्व में काम देने के लिए भी एनएचआई वहां आगे आने के लिए तैयार है। और मैं एमएसएमई का मंत्री भी मैं हूं। दोनों बातें वहां हो सकती है।
और इसलिए निश्चित रूप से यह विकास का मार्ग जो आपका सपना है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, तेजी से देश बदल रहा है और देश की अंतर्गत बाह्य सुरक्षा मजबूत है। चाइना के साथ आपको मालूम है कि कितने मुत्सद्दीगिरी से हमने हमारे किस प्रकार से मामले को निपटाया है, और लगातार पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों की क्या हालत बनाई ये भी आपको मालूम है। हम नारा देते थे जनसंघ से लेकर कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं रहेंगे, हम कहते थे पर हो नहीं पा रहा था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया और बहनों और भाइयों, आज हम सबको खुशी है कि स्वाधीन भारत में हमारी विचारधारा के आधार पर राज्य आने के बाद आदरणीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, अमित शाह गृह मंत्री बने, हमने 370 कलम को निकाल दिया, खत्म कर दिया। यह इतिहास रचने का काम हमने किया। देखिए, आपको पता होगा कि जब संविधान लिखा गया था तब यह टेम्पररी कलम था। संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर जी से लेकर पूरे संविधान समिति को यह मान्य था कि एक दिन यह हटना चाहिए, पर यह हटने की हिम्मत कांग्रेस ने कभी नहीं की। वोट बैंक के पॉलिटिक्स के कारण उन्होंने राष्ट्रीय हितों के साथ हर समय कॉम्प्रोमाइज किया, पर हमारी सरकार आने के बाद हमने 370 को हटा दिया। हमारे प्रभु रामचंद्र की जन्मस्थान अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा और यह बनने की बात के लिए हमने संघर्ष किया। कितने देशभक्तों ने, राम भक्तों ने बलिदान किया, पर कभी ये बात सुनी नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट में निर्णय हुआ, जो अवशेष मिले, जो कोर्ट का निर्णय उससे सिद्ध हुआ कि वहां पहले भव्य राम मंदिर था, आज मार्ग खुला हुआ। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि राम मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ हुआ। यह देश के इतिहास का सुनहरा दिन है। आज हमारी आस्था के आधार पर वो भी निर्माण हुआ। हमने जो जो कहा था, हमने जो जो संकल्प किया था, जो जो ऐलान किया था, जो जो जनता को विश्वास दिया था, जो जो हमने कहा था, जो कहा वो हमने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने करके दिखाया। अब देश को प्रगति और विकास के द्वारा हमको आगे ले जाना है। सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाना है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना है। और 21वीं सदी में हमको हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने के साथ हमको दुनिया की सुपर इकोनॉमिक पावर बनानी है। आज कोरोना के संकट से पूरा विश्व संकट में है। हम भी संकट का सामना कर रहे हैं, पर बहनों और भाइयों, इस संकट से निगेटिविटी, निराशा, फ्रस्ट्रेशन, फियर, इससे काम नहीं होगा। आत्मविश्वास के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ कोरोना के खिलाफ हमको लड़ाई जीतनी है। और मुझे विश्वास है कि बहुत कम दिनों में कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीन है वो बाजार में आ जाएगा, और वैक्सीन एक बार हमने ले लिया तो कोरोना का संकट समाप्त हो जाएगा। यह जल्दी आएगा, पर जब तक वैक्सीन नहीं मिलता तब तक हमको हिम्मत से लड़ना होगा। हमारे माइग्रेंट लेबर मुंबई से निकले, और मुझे खुशी इस बात की है कि कोई मध्य प्रदेश से बिहार जा रहा था, उत्तर प्रदेश जा रहा था। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सबकी भोजन की व्यवस्था की, सबको आधार दिया और बसेस देकर उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का ऐतिहासिक काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। मैं शिवराज जी को उनके मानवता के प्रति जो संवेदनशीलता उन्होंने दिखाई, उसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे विश्वास है कि कोरोना के खिलाफ तो लड़ाई हम जीतेंगे ही, और ये लड़ाई जीतते समय हमको ये समझना होगा, मैं उसको छोटे शब्दों में कहता हूं कि एक आर्ट ऑफ लिविंग है। ये जीवन जीने की पद्धति हमको समझनी होगी। कोरोना वायरस के साथ जीने की पद्धति कैसी होगी ये समझना होगा। और इसीलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम अब पब्लिक भीड़ इकट्ठा एक जगह करने के बजाय हमने अब इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करके हम सभा कर रहे हैं, क्योंकि इस समय की मर्यादा है। और इसलिए मेरा विश्वास है
कि आज इकोनॉमिक वॉर भी शुरू हुई है, बहुत कठिनाइयां है, बहुत संकट है। हमारे गांव, गरीब, मजदूर, किसान संकट में है, हमारे उद्योग संकट में है, हमारी कुछ राज्य सरकारों के पास अगले माह तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। भारत सरकार का भी संकट बड़ा, रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है। हमारा 200 लाख करोड़ का जीडीपी है, उसके 10% हमने करीब 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, उद्योगों के लिए दिया है, किसानों के लिए दिया है, सबके लिए दिया है, जिसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। और यह सब करते समय हम सबके पीछे खड़े हैं। करीब 10 लाख करोड़ रेवेन्यू रिसिपिएंट इसमें कम आएगा और इसमें डेफिसिट आएगा, तो 200 लाख करोड़ में 30 लाख करोड़ अगर ऐसे गए तो कितनी कठिन स्थिति होगी आप समझिए। आज सब लोग अड़चन में है। पर अटल बिहारी वाजपेयी की वो कविता मुझे याद आती है। अटल जी ने कहा था कि कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। और मुझे याद है कि मुझे वो भी कविता याद है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और वो भी कविता मुझे याद है कि हम होंगे कामयाब, हम यशस्वी होंगे, हम जीतेंगे। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति होगी, कितनी भी गंभीर समस्या होगी, तो भी हम जीतेंगे। इस आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम दोनों लड़ाई जीतेंगे। हिंदुस्तान को सुखी, समृद्ध, संपन्न, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। इंपोर्ट को कम करेंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, विलेज इंडस्ट्री, ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, इसका विकास करेंगे। अब गांवों से लोगों को शहरों में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब गांव में उनको रोजगार मिलेगा। इसकी योजना हमने बनाई है और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से रोजगार की निर्मित करके हम हिंदुस्तान को फिर से एक बार एक सामर्थ्यवान, शक्तिशाली, आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी और एक प्रकार से आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। हम राष्ट्रवाद का विचार हमारे गुट्टी गुट्टी में है, हमारे खून के एक एक बूंद में है। देशभक्ति हमारा स्वभाव है और राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है। और इस राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और मेरा विश्वास है कि शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ही बदलेगा, मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान भी बदलेगा, मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर होगा और हिंदुस्तान भी आत्मनिर्भर होगा और दुनिया की, विश्व की एक नंबर 1 की ताकत हम बनेंगे। इसी सपने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिन रात समर्पित भाव से काम करना है। हमको इसी सपने को पूरा करने के लिए काम करना है। यही हमारा जीवन मिशन है, यही हमारा विचार है, यही हमारा उद्दिष्ट है। और इसी उद्दिष्टों को पूरा करना ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था। और उसी सपनों को लेकर हम आगे जा रहे हैं। और इसलिए मेरा विश्वास है कि हमारी सरकार ने 5 साल तो पहले पूरे किए। और मैंने जैसे पहले बताया कि जो 55 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी, वो हमने 5 साल में करके दिखाया है। अब ये 6वां साल भी हमने पूरा किया है। यह साल संकट में जरूर गुजरा है, कोरोना के कारण जरूर संकट है, आर्थिक लड़ाई में हम लोग गंभीरता से लड़ रहे, वो भी संकट गंभीर है, पर दोनों लड़ाई हम जीतेंगे, आगे जाएंगे, हिंदुस्तान आगे जाएगा, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा और सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करने का संकल्प करेंगे। यही भाव को लेकर आप सब लोग अपने गांव में जाकर कार्य करिए। यही सही में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का कर्तव्य होगा। मैं फिर से एक बार शिवराज जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं। और शायद मुझे लगता है कि चंबल एक्सप्रेस हाईवे के भूमि पूजन के लिए मैं जरूर मध्य प्रदेश आऊंगा। और शिवराज जी, आपका, नरेंद्र जी का जो सपना है, इस हाईवे को जैसे आप लैंड एक्विजिशन पूरी करोगे, आप तुरंत मुझे बताइए, हम तुरंत रोड बनाने के कार्य के लिए शुरुआत करेंगे। ये विश्वास देते हुए मैं जरूर आऊंगा और जरूर फिर आपसे प्रत्यक्ष रूप से मिलने का आनंद भी मिलेगा, अवसर भी मिलेगा। फिर से एक बार मध्य प्रदेश की तमाम जनता को, तमाम मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों को, मेरे साथ बैठे हुए यहाँ प्रहलाद जी है, हेमंत जी है, उधर शिवराज जी भी है, बाकी सब हमारे नेता बैठे, दिल्ली में भी बैठे, उनको सबको मैं फिर से एक बार अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। भोपाल से संपर्क टूट गया है। लोकतंत्र के मूल्यों, मैं संकल्प पढ़ता हूं, आप दोहराएंगे। समता मूलक समाज के निर्माण, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर धर्म समभाव, आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्य प्राप्ति हेतु संकल्प लेता हूं कि मैं भारत के संविधान द्वारा निर्देशित नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं राष्ट्रीय एकता की भावना, लोकतंत्र के मूल्यों, समता मूलक समाज के निर्माण, सर्वधर्म समभाव व मूल्य आधारित राजनीति को समाज में प्रोत्साहित करूंगा। मैं देश के स्थानीय उत्पादों के निर्माण को शुरू हो गया। सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाऊंगा। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और अंत में रैली के समापन पे आभार के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे प्रदेश के मंत्री, सूरत के विधायक और वर्चुअल रैली टीम के हमारे प्रदेश के सदस्य शरदेंदु तिवारी जी को। शरदेंदु जी।